मूवी एक्सप्लेनेशन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुए फिल्म द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स के बारे में। ये फिल्म कॉम मैकार्थी द्वारा डायरेक्टेड की गई थी, जिसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 83% जितने लोगों ने इस फिल्म को लाइक भी किया है। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई नॉवेल द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स, जिसे माइक कैरी ने लिखा था, उसी नॉवेल से ये फिल्म इंस्पायर्ड है। मूवी की अच्छी बात यह है कि ये मूवी एक रियल डिजीज पे बनाई गई है और फ्यूचर में ह्यूमैनिटी किस तरह से सर्वाइव करेगी उसके बारे में हमें इस मूवी में बताया गया है। तो फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको इस फंगस इन्फेक्शन के बारे में बता देता हूँ, ताकि ये बीमारी कहाँ से आई और कैसे आई उसके बारे में आप कंफ्यूज ना हो। तो 1859 में पहली बार ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसेल वेलिस द्वारा ये डिजीज डिस्कवर किया गया था, जिसे ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस भी कहा जाता है। तो ये फंगस एंट्स की एक विशिष्ट प्रजाति पर असर करता है, जिसका नाम है कॉम्पोनोटिनी ट्राइब। तो ये इन्फेक्शन एंट की पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसके बाद उसके माइंड को हाईजैक कर लेता है, जिससे वो एंट अपने सेंसेस को खो देती है और एक हफ्ते के अंदर वो अपने मुंह की मदद से एक ऐसी जगह पर अटैच हो जाती है जो सही टेम्परेचर और फंगस के ग्रोथ के लिए अच्छा हो, जैसे कि एक लीफ। और इसी टाइम पीरियड में उस एंट की मौत हो जाती है, जो कि करीबन 3 से 9 दिन का समय होता है। बाद में ये फंगस अपनी अगली लाइफ साइकिल के लिए तैयार होता है, जहाँ कुछ फ्रूटिंग बॉडीज उस एंट के सर से बाहर निकलती है, जिससे फंगस का इन्फेक्शन उस बॉडी के जरिए बाहर आता है और नई एंट्स को इन्फेक्ट करता है। आमतौर पर एंट एक लीफ से गुजरना पसंद करती है, तो ये इन्फेक्शन एंट कॉलोनी को आसानी से लग सकता है। तो इसी डिसीज का एक म्यूटेटेड वर्जन इस फिल्म में ह्यूमैनिटी में फैल चुका था और जिससे ह्यूमैनिटी का अंत नजदीक था। अब उसी एंट्स की तरह ह्यूमन भी ज़ॉम्बीज में बदल गए थे, जो कि दिमाग से पैदल थे और जिन्हें ह्यूमन का फ्लैश बहुत ही पसंद था, जिन्हें इस मूवी में हंग्रीज के नाम से बुलाया गया है। मूवी में इन एंड की तरह एक रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है, जहाँ पे ज़ॉम्बीज के अंदर से एक फ्रूटिंग बॉडीज बाहर निकलती है और फंगस इन्फेक्शन को आगे फैलाती है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पहले इस मूवी के प्लॉट को समझ लेते हैं। तो ये इन्फेक्शन यूके में फैल चुका था। बचे कुछ ही सर्वाइवर्स थे जो कि अपने आप को एक फोर्टिफाइड कैंप्स में सेफ रखते थे और जो भी बाकी के बचे हुए लोग थे वो बाहर खुले में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सभी कैंप से दूर एक मिलिट्री बेस था, जहाँ पे एक बच्चों का ग्रुप था जो कि इस वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं थे, जिन पर डॉक्टर कैरोलिन कॉर्डवेल रिसर्च कर रही थी। ये बच्चे आम इंसान की तरह बात कर सकते थे, उनकी मेंटल एबिलिटीज भी इंसान की तरह थी। वो सिर्फ तभी अपना कंट्रोल खोते थे जब इंसान मास्किंग जेल से कवर ना हो। और इस ग्रुप को सार्जेंट एडी पार्क्स लीड कर रहे थे। उनके सोल्जर्स ऐसा ही इन्फेक्ट हुए यूथ को उस मिलिट्री बेस पर ले आते थे, जहाँ पर उन्हें टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता था और डॉक्टर कैरोलिन कॉर्डवेल, जो कि वहाँ की हेड साइंटिस्ट थी, उनके द्वारा इन बच्चों पर रिसर्च की जा रही थी और उनका ये मानना था कि वो इसके इलाज के लिए काफी नजदीक थी। डॉक्टर कैरोलिन इन बच्चों का एग्जामिनेशन कर रही थी कि वो उसका क्योर खोज सके और एक वैक्सीन बना सके। उन्हें मारने के बाद उनकी बॉडीज और उनके दिमाग को स्टडी किया जाता था। वहाँ की बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और उस क्लास की टीचर हेलेन जस्टिनू, जिनकी इन बच्चों के साथ सहानुभूति बन जाती है, खासकर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ जिसका नाम मेलेनी था। उन बच्चों को व्हीलचेयर से बांध के रखा जाता था और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी हेलेन को सौंपी गई थी। तभी क्लास के दौरान हमें पता चलता है कि इन बच्चों को हेलेन से कहानियों के बारे में सुनना पसंद था। स्पेशली वो सभी हेलेन से ग्रीक माइथोलॉजी की कहानियां सुनना पसंद करते थे और यहाँ पे हेलेन भी उन्हें पढ़ाते समय पेंडोरा और उसके बॉक्स की कहानी सुना दी है। पेंडोरा जो कि एक वुमन थी जिसे गॉड्स ने बनाया था और उसके पास एक बॉक्स था और उस बॉक्स के खुलते ही उसमें से कई सारी इविल चीजें रिलीज हो चुकी थी और अंत में सिर्फ एक ही चीज बची हुई थी, जो कि थी होप, जो इन सभी इविल शक्तियों से लड़ रही थी और पेंडोरा ने उसे भी उस बॉक्स से आजाद कर दिया था। सभी हाइब्रिड बच्चे इस इन्फेक्शन का शिकार तब बने थे जब उनकी मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान फंगस से इन्फेक्टेड हुई थी। उन हाइब्रिड बच्चों ने कॉर्डिसेप्स यानी कि फंगस इन्फेक्शन के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाई थी, जो अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो फंगस इन नियोनाइट यानी कि न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस को ह्यूमन फ्लैश की भूख भी दिलाता था और साथ ही वो ऑक्सीजन को भी मेटाबोलाइज करने के लिए एबल था और इसी वजह से इन बच्चों के अंदर सुपर ह्यूमन स्पीड, रिफ्लेक्सेस और इंटेलिजेंस जैसी एबिलिटीज थी। जबकि डॉक्टर कॉर्डवेल अपने आप को यही क्वेश्चन करती थी, क्या ये बच्चे असल में ह्यूमन भी है या फिर कॉर्डिसेप्स ने इनको कंट्रोल किया हुआ है। अब डॉक्टर कॉर्डवेल मेलेनी से 1 to 20 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करने के लिए कहती है, तो मेलेनी नंबर 13 को चूज करती है और अगले दिन नंबर 13 वहाँ से गायब हो जाता है। तो मेलेनी को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ अजीब चल रहा है और अगले दिन जब डॉक्टर कॉर्डवेल मेलेनी से नंबर चूज करने के लिए कहती है, तो मेलेनी नंबर 4 को चूज करती है, जबकि नंबर 4 उसके कमरे का नंबर था। फिर सार्जेंट पार्क्स उसे एक जगह पर ले जाते हैं जो कि डॉक्टर कॉर्डवेल की लैब थी। वहां जाकर मेलेनी को नंबर 13 का दिमाग दिखाई देता है, जो कि फंगस से इन्फेक्टेड हुआ था
मेलेनी को तभी पता चलता है कि उस बच्चे को एक्सपेरिमेंट के चलते मार दिया गया है। डॉक्टर कॉर्डवेल मेलेनी को बेहोश करके अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पे इन्फेक्टेड हंग्रीज उस जगह की सिक्योरिटी को तोड़कर उस बेस पर अटैक कर देते हैं, जिससे फोर्सफुली डॉक्टर कॉर्डवेल को एडी, हेलन, मेलेनी और साथ में कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ से एक आर्मर ट्रक लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। बीच में गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें लंदन की तरफ पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे उन्हें सिर्फ खाना मिल सकता है। लंदन पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे हंग्रीज थे जो कि ह्यूमन सैंड का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे सभी हंग्रीज इनएक्टिव स्टेट में खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं था और ज्यादा समय तक ह्यूमन ना होने की वजह से ये सभी हंग्रीज कोमा में जा चुके थे। वहाँ उन्हें एक जगह ढूंढनी थी जिससे कि वो बीकन में एक बड़े मिलिट्री बेस से संपर्क कर सके और साथ ही रात के समय वो वहाँ पे आराम कर सके। उन हंग्रीज के बीच से जाने के बाद वो एक ठिकाने पे पहुंचते हैं। अगली सुबह वो सभी वहाँ से निकलने के लिए बाहर आते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और मेलेनी इन सभी ज़ॉम्बीज को वहाँ से भगाने के लिए एक डॉग को ले आती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज उस डॉग के पीछे भागते हैं, जिससे उनका वहाँ से निकलना आसान हो जाता है और उन्हें उस कंडीशन से निकालने के लिए वो सभी मेलेनी को अप्रिशिएट भी करते हैं, जिससे मेलेनी काफी खुश हो जाती है। बाद में वो लंदन में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिसके अंदर से एक फंगस टाइप बॉडी ग्रो हो चुकी थी और जिसने पूरे टावर को कवर किया हुआ था। जहाँ पे डॉक्टर कॉर्डवेल एक्सप्लेन करती है कि ये सभी ज़ॉम्बीज फंगस को एक बड़ी मात्रा में ग्रो कर रहे हैं, जिनके अंदर सीड पॉट्स यानी कि फ्रूटिंग टाइप बॉडीज हैं, और अगर ये फूट जाएंगे तो ह्यूमैनिटी को आसानी से खत्म कर देंगे, क्योंकि तब ये वायरस काटने से नहीं बल्कि एयरबोर्न होने की वजह से सांस लेने से भी ये फैल जाएगा, जिससे बचना इम्पॉसिबल हो सकता है। साथ ही डॉक्टर कैरोलिन ये भी कहती है ये बॉडीज नॉर्मली तो फूट नहीं सकती, पर जब भी गर्मी या तो फिर ह्यूमिडिटी उन्हें मिलेगी तो ये सभी फट से फूट जाएंगे। साथ ही हमें मूवी में ये जानने मिलता है कि इस वायरस के 2 स्टेज है, जिसमें पहले ह्यूमन से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में बदल जाते थे और बाद में वो सभी ज़ॉम्बीज एक जगह पर इकट्ठा होकर सीड पॉट्स के जरिए एक बड़ी मात्रा में फंगस का ग्रोथ कर रहे थे, जिसे स्पोरेंजिया भी कहा जाता है। और ये सभी फ्रूटिंग बॉडीज फूटने से ये इन्फेक्शन ग्लोबली फैल जाएगा। और जैसे कि डॉक्टर कॉर्डवेल ने कहा था कि उनके फूटने के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए, बाद में उन्हें एक सोलर पावर्ड मोबाइल लेबोरेटरी मिलती है जो अब भी वर्किंग कंडीशन में थी और उसकी क्रू वहाँ पे नहीं थी, यानी कि वो सभी भी हंग्रीज में बदल चुके थे। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर कैरोलिन के हाथ में एक कट लगने की वजह से उनकी भी मौत ब्लड पॉइजनिंग से हो जाएगी। बाद में किरण खाने की तलाश में निकल जाता है और वहीं पे मेलेनी भी अपनी भूख मिटाने के लिए एक कबूतर को खा जाती है, क्योंकि अगर उसकी भूख बढ़ेगी तो वो इन सभी को भी खा जाएगी। तभी मेलेनी को 2nd जनरेशन टाइप के हंग्रीज दिखाई देते हैं। वो जल्दी से भागकर लेबोरेटरी में पहुंचती है। वो सभी को इस हंग्रीज के बारे में इन्फॉर्म करती है और किरण को वापस बुलाने के लिए कहती है। तभी वो मेलेनी को कहता है कि किरण ने मास्किंग जेल लगाया है तो हंग्रीज उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी वहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि सोलर बेस में रहने के कारण वो सभी हंग्रीज पहचान सकते हैं कि मास्किंग जेल की स्मेल कैसी होती है, और साथ ही मेलेनी ये भी बताती है कि वो भी इस जेल को पहचान लेती थी, तो ये हंग्रीज मास्किंग जेल लगाने के बाद भी ह्यूमन को पहचान सकते हैं। इनके बीच में वो रेडियो से बीकन में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे कांटेक्ट ना होने की वजह से सभी जान लेते हैं कि अब बीकन भी सुरक्षित नहीं है। तो अब किरण उन हंग्रीज की जाल में फंस जाता है और हंग्रीज उसे मार देते हैं। किरण के मरने के थोड़ी देर बाद वो सभी भी उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी वो सभी हंग्रीज उन्हें भी घेर लेते हैं, पर मेलेनी उनके लीडर को मार देती है, जिससे अब वो उस ग्रुप की लीडर बन जाती है। मेलेनी हेलन और एडी को उससे डरने के लिए कहती है ताकि वो सभी ये समझे कि वो इसका खाना है और वो लोग वहाँ से आसानी से निकल सके। वहाँ से निकलने के बाद वो सभी वापस लेबोरेटरी में पहुँचते हैं। तभी डॉक्टर कैरोलिन उन तीनों को स्लीपिंग गैस की मदद से सुला देती है। वो किसी भी तरह से मेलेनी को अपनी वैक्सीन की रिसर्च के लिए लैब के अंदर ले जाती है, पर असल में वहाँ पे मेलेनी बेहोश नहीं हुई थी, क्योंकि कोर्डिसेप्स उसकी ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज कर रहा था, जिससे कि उस गैस का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी डॉक्टर मेलेनी को मनाने की कोशिश करती है कि वो उसके अंदर से क्योर निकाल सकती है, कि जिससे सार्जेंट पार्क्स, हेलन और बाकी लोग भी बच सकते हैं। और मेलेनी हेलन को सबसे ज्यादा पसंद करती थी, तो वो डॉक्टर कैरोलिन की बात सुन लेती है, पर वो साथ में ये भी क्वेश्चन करती है कि वो सभी ह्यूमन की एक मिमिक्री है या फिर असल में ह्यूमन है। बाद में मेलेनी वहाँ से बाहर निकल के उस पॉट्स को जला देती है। तभी उसका पीछा करते करते उन हंग्रीज द्वारा डॉक्टर कैरोलिन की भी मौत हो जाती है। मेलेनी वहाँ से वापस जा रही होती है कि उसे सामने सार्जेंट पार्क्स दिखाई देते हैं, जो कि मेलेनी को ढूंढ रहे थे। अब जबकि फंगस एयरबोर्न हो चुका था तो सार्जेंट पार्क्स भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बाद में वो हंग्रीज में बदल जाए उससे पहले ही मेलेनी को शूट करने के लिए बोल देते हैं, जिससे वहाँ पे सार्जेंट पार्क्स भी मारे जाते हैं और सिर्फ हेलन ही बची रहती है। मेलेनी वहाँ से निकल के वापस लैब के पास पहुँचती है और हेलन जब मेलेनी को देखती है तो वो समझ जाती है कि मेलेनी ने क्या किया है। अगली सुबह हम 2nd जनरेशन के हाइब्रिड्स को देखते हैं, जो कि मेलेनी के कमांड पर वहाँ पे बैठे हुए थे, जिससे कि हेलन उन्हें ह्यूमैनिटी के बारे में सिखा सके और एक अच्छी एजुकेशन दिला सके। मेलेनी हेलन को स्टोरी सुनाने के लिए कहती है और हेलन मेलेनी को कहती है कि अगर टाइम होगा तो स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। फिर मेलेनी कहती है कि हमारे पास अब टाइम ही टाइम है, और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मेलेनी ने ये क्यों किया और पॉट्स को जलाने का डिसीजन ही क्यों लिया, जबकि डॉक्टर वैक्सीन को बना सकती थी। तो मेलेनी ने ऑब्जर्व किया था
कि डॉक्टर की हालत इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो पॉट्स ओपन होने से पहले ही वैक्सीन को खोज सके, और क्योंकि डॉक्टर की उस चोट की वजह से उसका जिंदा रहना भी उतना पॉसिबल नहीं है। प्लस उसे रेडियो से ये भी पता चला था कि अब बीकन भी सुरक्षित नहीं है, तो उसने पॉट्स को ओपन कर दिया होगा जिससे कि ये वायरस एयरबोर्न हो जाए ताकि ह्यूमंस बिना किसी अटैक के हंग्रीज में बदल जाए, और वहाँ पे कोई भी ह्यूमंस ना होने की वजह से हंग्रीज कोमा में पहुंच जाएंगे और डीकम्पोज होने लगेंगे, जिससे कि फंगस फैलता ही रहेगा जब तक कि फर्स्ट जनरेशन वाले ज़ॉम्बीज खत्म ना हो जाए। तो अब सिर्फ सेकंड जनरेशन वाले ज़ॉम्बीज ही बचेंगे जिनके पास सोचने और सीखने की एबिलिटी है, जिन्हें हेलन एजुकेशन दे रही है, और उनके इमोशंस भी ह्यूमंस के जैसे ही थे। तो सभी हाइब्रिड्स को हेलन द्वारा एजुकेशन दिया जाएगा। जिन्हें सिर्फ मीट ही पसंद था, तो मेलेनी हेलन को सबसे ज्यादा पसंद करती थी, तो वो किसी भी हंग्रीज को हेलन तक नहीं पहुंचने देगी। जबकि सेकंड जनरेशन वाले हाइब्रिड्स अपनी माँ के ऑर्गन्स को खाकर बाहर आए थे, तो थर्ड जनरेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब वो पैरासाइट से कम और ह्यूमन इमोशन से ज्यादा अटैच होंगे। प्लस सेकंड जनरेशन की मॉम्स पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा कि जिससे वो बाहर आए, और इसीलिए वो ऑर्गन्स को खाकर बाहर आए। तो आगे ह्यूमैनिटी सर्वाइव तो करेगी, पर तब भी उनमें पैरासाइट का असर तो होगा ही। प्लस वो सभी मीट पर डिपेंडेंट हो गए, और उनकी जो एबिलिटीज होगी जैसे कि ब्रीथिंग, इंटेलिजेंस, हियरिंग एबिलिटीज और बाकी की एबिलिटीज ह्यूमन से कई ज्यादा आगे होगी। तो इस पैरासाइट का सॉल्यूशन वही हाइब्रिड बच्चे थे जिन्होंने अपने अंदर के पैरासाइट को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ था, और मेलेनी ही उनमें से एक ऐसी बच्ची थी जिसके पास एक अच्छी समझ थी और एक अच्छा IQ था, और इसी वजह से इस फिल्म का नाम द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स रखा गया था। तो स्पेशली हमें यहाँ पे एक टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी से अलग एक नई कहानी देखने मिलती है, जो कि एक रियल पैरासाइट पर बेस्ड है, जो डायरेक्टर ने इस मूवी के अंदर काफी अच्छे से दिखाई है। अब वो वायरस कैसे फैला होगा वो तो हमें मूवी में नहीं दिखाया गया, पर टिपिकल ज़ॉम्बी मूवीज के देखने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि साइंटिस्ट उस फंगस पर रिसर्च कर रहे होंगे, और रिसर्च के ही दौरान ये वायरस फैल चुका होगा। तो इसी रियल वायरस को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मूवी में दिखाने की वजह से ही इस मूवी को अच्छी रेटिंग मिली है। मेरे लिए तो ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि यहाँ पे एक डिजीज की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है कि कैसे ह्यूमैनिटी खत्म होगी और एक नई जनरेशन आएगी जो कि आधे ह्यूमंस हो गए और आधे हंग्रीज, जो कि इस मूवी में हमें एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट द्वारा बताया गया है। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके क्या थॉट्स है इस मूवी के बारे में, और आपका कोई सजेशन है किसी मूवी को लेकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।